गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हरिवंश सिंह, डाइट प्रवक्ता, सोनभद्र, सामाजिक विषय 2, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारे प्रस्तुति का विषय है धरातल के प्रभावित करने वाले कारक। पिछली वीडियो के माध्यम से आपको धरातल को प्रभावित करने वाले दो कारकों में से एक कारक जो अंतर्जात कारक था उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग धरातल को प्रभावित करने वाले बहिर्जात एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। धरातल को अंतर्जात बल द्वारा इस पे विषमता लाई जाती है, जबकि बहिर्जात बल द्वारा इस विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बहिर्जात प्रक्रिया के अंतर्गत अनाच्छादन की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अनाच्छादन के अंतर्गत दो प्रमुख प्रक्रिया निम्न है। पहला है अपक्षय। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट जाना अपक्षय कहलाता है। इट इज ए स्टैटिक प्रोसेस। यह एक स्थानिक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता है, केवल यह अपने जगह पर टूट फूट जाती है। अब यह किन कारणों से होता है, तो यह 3 कारणों से बताया जाता है। यह विभिन्न पुस्तकों में अपक्षय के 3 कारण बताए जाते हैं। पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, तीसरा है प्राणीवर्गीय अपक्षय। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत उन अपक्षय को सम्मिलित किया जाता है जिसमें ताप, दाब, तुषार के कारण चट्टान अपने स्थान पर ही टूट जाती है। एक इसका अच्छा उदाहरण है मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक्सफोलिएशन की क्रिया, अपसल्कन, जिसको हिंदी में अपसल्कन की क्रिया भी कहा जाता है। जब दिन के समय में तापमान अधिक हो जाता है तो चट्टानें गर्म हो जाती हैं, और रात में आने पर चट्टानों का तापमान कम हो जाता है। तो इस गर्म और ठंडा होने से चट्टानों का ऊपरी परत जो है टूटने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर प्याज के छिलकों को उतारा जाए तो परत दर परत उतरता है, वैसे ही यह क्रिया मरुस्थलों में होती है। तो यह अपसल्कन की क्रिया एक भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। दूसरी क्रिया आती है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया के अंतर्गत चट्टानें जो है रासायनिक विधि से टूट जाती हैं। इस रासायनिक विधि में ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा जो प्रक्रिया है वह है प्राणीवर्गीय।
प्राणीवर्गीय प्रक्रिया को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका जीव जंतुओं द्वारा, दूसरा है मानव द्वारा और तीसरा है पेड़ पौधों द्वारा। तो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जैसे दीमक हुआ, चींटी हुआ, ये सब भी चट्टानों को तोड़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वनस्पतियां हैं, उनके जड़ जब चट्टानों में प्रवेश करते हैं तो वे भी चट्टानों को तोड़ते हैं। ऐसे ही मनुष्य है जो अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं से, चाहे वो खनन हो, स्टोन का खनन हो या कोयले का खनन हो, इनके माध्यम से वह विभिन्न चट्टानों को तोड़ता रहता है। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं अपक्षय के अंतर्गत, जिनके माध्यम से चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट जाती हैं। अब आते हैं अनाच्छादन की प्रक्रिया। अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत एक तो अपक्षय था, दूसरा अपरदन था। अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न माध्यमों के द्वारा चट्टानें को वो कुरेदती हैं, एक तरह से तोड़ती हैं और अपने साथ उससे प्राप्त मलबे को बहाकर ले जाती हैं और अन्यत्र कहीं जाकर इसको जमा कर देती हैं या इसको डिपोजिशन कर देती हैं। तो इन इरोजन के जो माध्यम हैं या जो एजेंट हैं वो कुल 5-6 एजेंट को पुस्तकों में लिखा गया है। पहला है बहता हुआ जल, दूसरा है वायु, तीसरा है समुद्री लहरें, चौथा है हिमानी और 5वां है परिहिमानी। एक और जो क्रास्ट अपरदन है उसको भी सम्मिलित किया जाता है, या जिसको चूना क्षेत्र का अपरदन कहा जाता है, उसको भी अपरदन एजेंट के रूप में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन चूँकि यह प्रक्रिया जो है क्रास्ट क्षेत्रों में धरातल के अंदर होती है, इसलिए यह उसको नगण्य समझा जाता है। तो इन एजेंटों के माध्यम से अपक्षय के द्वारा जो मलबा जो है तोड़ा पड़ा जाता है या चट्टानें जो टूटती हैं, उनको ये एजेंट जो है बहाकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाकर जमा करते हैं। अब ये हर एक एजेंट, चाहे वो नदी हो, चाहे वो वायु का अपरदन हो, चाहे वो समुद्री लहरों का अपरदन हो, चाहे वो हिमानी क्षेत्र में अपरदन हो, चाहे वो परिहिमानी क्षेत्र में अपरदन हो, ये एजेंट अपनी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अलग अलग एजेंट द्वारा अलग अलग स्थलाकृतियों का नाम निर्माण किया जाता है और इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे नदी का कार्य जो प्रमुख है वो 3 कार्य सम्मिलित किया जाता है। एक नदी का जो प्रथम कार्य है वह है अपरदन करना, अर्थात शैलों को काटना। दूसरा है परिवहन का कार्य, अर्थात जो शैलें कटी हुई हैं, जो काटा हुआ है, उसको ले जाकर उसको बहाना, परिवहन करना उसका। और तीसरा जो कार्य है वो है निक्षेपण का कार्य, कि लास्ट में जो है ये जो है काटे गए पदार्थों को परिवहन करके कहीं अन्यत्र दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको डिपॉजिट कर देती हैं, जमा कर देती हैं। तो इन
तीन कार्यों के को तीन स्टेज में करती है। जो नदी का प्रथम स्टेज है उसको युवावस्था कहा जाता है। जो दूसरा अवस्था है उसे प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, और जो तीसरा अवस्था है उसको जीर्णावस्था कहा जाता है। तो प्रारंभिक स्टेज के या युवावस्था के में नदी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, प्रौढ़ावस्था में भी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, और अंत में जीर्णावस्था में भी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। चूँकि प्रारंभिक स्टेज में नदी का बहाव अत्यधिक होता है और नदी का ढाल भी अधिक होता है, क्योंकि अधिकतर नदियाँ जो हैं हिमालय क्षेत्र से ग्लेशियर से निकली हुई हैं, इसलिए वहाँ पे ढाल भी तीव्र होता है और नदी का वेग भी तीव्र होता है। इसलिए वहाँ नदी वर्टिकल क्षैतिज इरोजन कम करती है, जबकि वहाँ पे वर्टिकल इरोजन अधिक करती है, जबकि हॉरिजेंटल इरोजन कम करती है। अर्थात नदी अपने घाटी को अत्यधिक गहरा करती है, जबकि उसका जो किनारे किनारे का भाग होता है वहाँ पे कम इरोजन होता है। तो वहाँ पे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे गार्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, नदी विसर्ग, नदी वेदिका, क्वेस्टा और कटरैक्ट क्षिप्रिका का निर्माण करती है। और अंत में जब नदी अपने वृद्धावस्था में पहुंचती है तो वहाँ पर भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, लेकिन ये स्थलाकृतियाँ जो हैं अपर्दन जनित न होकर निक्षेप जनित होती हैं, जैसे जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालुका पुलिन, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान। और सबसे अंत में जब नदी किसी समुद्र, सागर या महासागर में मिलती है तो वहाँ एक त्रिभुजा आकार के आकृति का निर्माण करती है, जिसको डेल्टा के रूप में जाना जाता है। तो नदी अपने युवावस्था से लेकर जीर्णावस्था तक विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और आप देखेंगे तो कहीं न कहीं नदी ऊपरी भागों को काटती है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को काटती है, और उस काटे हुए अवसाद को समुद्र में लाकर जमा करती है। तो ऊंचे भाग को काटती है और जो गहराई वाले भाग को पाटती है। जैसा आपको पहले ही बताया गया था कि जो बहिर्जात बल हैं उनका प्रमुख कार्य है अंतर्जात बल द्वारा लाए गए विषमता को दूर करना या धरातल को समतलीकरण करना। इसी प्रकार वायु परिवहन तथा उनसे जनित निक्षेप स्थलाकृतियाँ हैं। हिमानी परिवहन तथा उनसे संबंधित अपर्दन एवं निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ हैं। और समुद्री लहरों द्वारा अपर्दन जनित एवं निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ हैं। और परिहिमानी द्वारा भी अपर्दन एवं निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर आपसे एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा होगी। धन्यवाद।